वाली थी ब्लॉक। अरे अरे कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कल दिया था, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले थे एक्चुअली। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, जैसे डेट लिखे थे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दो। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है यहाँ पे। जैसे पेड़ों को काटना, ये कैसा रिएक्शन है? पेड़ों को काटना, जल्दी बताओ। भौतिक परिवर्तन है। क्या? कहीं किसी को डाउट होगा पूछ लेना। उसके बाद मक्खन एक बर्तन में पिघलना। अगर मक्खन है और वो बर्तन में पिघल रहा है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ क्या वापस अपने फॉर्म में आ पाएगा? अगर हाँ आ पाएगा तो कैसा रिएक्शन है, नहीं आ पाएगा तो कैसा रिएक्शन है? भौतिक है मैम। हाँ, भौतिक। भौतिक परिवर्तन है मक्खन का पिघलना। अगर वो अगर मक्खन से एक बार आपका घी बन गया है पिघल के, तो फिर से आप घी से मक्खन बना सकते हो? नहीं, नहीं नो बन। मैम। मक्खन नहीं बनेगा मैम। हाँ, फिर से वापस से मैम वो मक्खन तो नहीं जम बनेगा। जाता है। क्या बोले? क्या बोले तो महनाज? जमा सकते हो ना फिर फ्रिज में। देखो बेटा, जमाना अलग बात है, लेकिन वापस से हम मक्खन नहीं बना सकते। जैसे मक्खन आपके घर में है मान लो, और उसको आप पिघलाए और उससे घी बन गया, तो फिर से उस घी से आप मक्खन बना लोगे? मतलब फिर से मक्खन ही बनाना है आपको, क्योंकि आपने मक्खन से घी बनाया, पिघला के उसको गर्म करके। वापस से हमको उसके मूल रूप में लाना है, जहाँ से हम शुरुआत किए वहीं पे। ठीक है? तो वो वैसा नहीं मैम हो। यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। अच्छा, आ, मक्खन, अच्छा ठीक है। एक बर्तन मक्खन। में वो पिघल गया है ना? ये पूछा जा रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पिघल गया है तो फिर वापस से जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे, अगर हम उसको गर्म करके घी में बदल देते हैं, और चूंकि मक्खन में बहुत सारा जो पार्ट होता है जो जलने पे हल्का ब्राउन या रेडिश हो जाता है, तो वो वाला छान के अलग हटा देते हैं, इससे पहले भी बताए थे। और फिर जो घी वाला जो ऑयली पार्ट होता है वो अलग हटा देते हैं। तो वैसे गर्म करके जो पिघलाते, तो ठीक है, कोई बात वो नहीं। मैं रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, ठीक है। उसके बाद अलमारी में जंग लगना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। हाँ, क्योंकि जब जंग लगता है, तो जंग कहाँ लगता है? आपके लोहे में लगता है। लोहा जब ऑक्सीजन से संपर्क में आता है, तो ये बनाता है FeO, है ना? तो ये बनाने के चक्कर में जो है ना, जंग ये बन जाता है और ये नया एक यौगिक बना लेता है। इसके चक्कर में क्या होता है, नया यौगिक बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, तो इसको हम बोलेंगे एक केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि एक नया कंपाउंड बन गया, नया यौगिक बन गया। अगर वापस से फिर जंग लगा हुआ चीज कभी भी ठीक नहीं हो पाता है, तो हम इसी इसी वजह से इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद जल का उबलकर वाष्प बनना, ये कैसा रिएक्शन है? जल्दी जल्दी बता दो। भौतिक परिवर्तन है मैम। हाँ। भौतिक है मैम। हाँ, भौतिक। कैसे? इतना नहीं पूछना, ठीक है, रहने दो, समझ गए। हाँ, बोलिए बोलिए। जल को उबलकर बहुत अच्छा, यानी कि उसके फिर से ठंडा रूप, होने पे वो अपने रूम में आ जाएगा। उसके फिजिकल रूप को फिर से हम कन्वर्ट करके पानी बना सकते हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत तरंग द्वारा। विद्युत तरंग को हम जब जल में प्रवाहित करते हैं पानी में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनता है, तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? मैम ये रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हुआ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सब। क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा आपने पानी को ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन में तोड़ दिया। आपने सिंपल प्रोसेस यानी फिजिकल मेथड नहीं अपनाया, जैसे धूप में रख के सुखाना हो गया, या इसी तरह हल्का गर्म करके। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको क्या कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हो। इट मीन्स कि ये केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद नीचे दिखा हुआ देखो ना, जल में साधारण नमक का घुलना। जल में जो साधारण नमक घुला है, कैसा रिएक्शन है? भौतिक केमिकल रिएक्शन। भौतिक है मैम। कैसा? भौतिक है। भौतिक परिवर्तन। ठीक है। फलों से जब सलाद बनाते हो, वो कैसा रिएक्शन है? यही है, यही फिजिकल रिएक्शन। रासायनिक है। भौतिक फिजिकली है। रासायनिक है। अच्छा अच्छा, फिजिकल बता रहे हो सपना, ये फिजिकल है। एक मैं बारी बारी से पूछ दूं, सपना कैसा रिएक्शन है फलों से सलाद बनाना?
भौतिक परिवर्तन है मैम, इंग्लिश में पता खुशबू, नहीं। खुशबू बेटा अभी। यस मैम, रासायनिक परिवर्तन है मैम। अच्छा ठीक है, रोशन। फिजिकल है। अच्छा सिमरन मैम फिजिकल। और आयशा, महनाज, गुड़िया। फिजिकल है मैम। अच्छा, फलों से सलाद बनाना क्यों आप बताएं कि ये फिजिकल रिएक्शन है? फलों से सब सलाद बनाएंगे। केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल, क्योंकि फल को वापस नहीं ला सकते, एक बार सलाद बना लिए तो। फलों से जब सलाद बनाते हैं तो काटते हैं ना, जब आप नेटवर्क इशू हो यस रहा है मैम। मैम, जब काटोगे ना। जो खेत में फिर आपकी नहीं आवाज आ नहीं आ सकता। रही है। हाँ मैम रूप में तो नहीं आएगा, लेकिन जो सेलुलोज होगा मैम, उसमें मैम जो उसकी अणु होगी, उसके वो तो केमिकल, रहेगी। देखो क्या होगा ना, जैसे कि जैसे मान उसकी लो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा ना मैम। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, इसीलिए तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे सपोज डेट बहुत सारे फलों को काट के जब हम मिलाते हैं तो बहुत सारे फलों का कलर जो है चेंज होता है। एग्जाम्पल अच्छा ले लो, सबसे अच्छा, अगर एप्पल को आप काट के रखते आफ्टर सम टाइम्स, ये जो है ना ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्योंकि हमारे हवा से ये रिएक्ट कर गया, इसलिए जो उसका एकदम व्हाइट पार्ट होता है वो लाल लाल फिर दिखने लगेगा आफ्टर सम टाइम्स। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्ट किया, तो ये केमिकल हो गया ना, केमिकल रिएक्शन हो गया। इसका कलर चेंज हो जाएगा कुछ, हाँ मतलब ये हाँ, है मैम, बहुत चेंज सारी हो चीज़ों में जाएगा। ऐसा गंध आने लगेगा आपको, मतलब अगर आप उनको मिला दो तो डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके अंदरूनी नेचर में, केमिकल नेचर में चेंजेज आ गया, तभी तो ये केमिकल रिएक्शन है। हाँ, अगर बड़ा बड़ा फल लेके आप डायरेक्ट पूरा, एक गुआवा है, एक बड़ा सा एप्पल है, एक बड़ा सा बनाना है जिसको आपने कट नहीं किया है, तो वो फिजिकल है, क्योंकि वो कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं, वो तो आप डायरेक्ट चुन चुन के सबको अलग कर लेंगे। बट अगर ये कट इनटू पीसेज है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होगा। अंगूर कटा है और बनाना के साथ मिला है और सब आपस में मिले हैं, तो थोड़ा बहुत सबका जो मतलब जो एक तरीके से क्या है उनका टेस्ट है, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल जाएगा। ठीक है, देखने में लगेगा कि ये फिजिकल रिएक्शन जैसा है, क्योंकि एक प्लेट में बहुत सारे जब छोटे छोटे फलों के टुकड़े रहते हैं तो आप उनको चुन चुन के अलग कर लेते हैं, लगता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद लकड़ी और कागज का जलना, ये कैसा रिएक्शन है? रासायनिक परिवर्तन मैम। केमिकल। ठीक है, ये मेन जो चीज था यहीं तक था। एक कल वो तो नहीं आया विनीत, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो आपकी अगरबत्ती, सॉरी मोमबत्ती, मोमबत्ती जो पिघलता है, तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फॉर्म होता है, बनता है वहां पे। हाँ सपना बोलो। मैम इसमें इसमें दोनों होगा, जैसे कि क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। हाँ ये पूछेगा कि मोम का पिघलना, तो वो तो हो गया भौतिक परिवर्तन, हाँ फिजिकल हाँ रिएक्शन। हाँ और मोम का जलना बोलेगा अगर क्वेश्चन में मैम, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन होगा। हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। अब थोड़ा ये बताया है तो ये भी बता दो कि हम फिजिकल रिएक्शन क्यों बोलेंगे, कि मोम का पिघलना फिजिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि फिर उसी अवस्था में मतलब लाया जा सकता है मैम, जो मोम पिघलता है फिर हम बना सकते हैं जैसे कि एक। ये जो सपना बोलना चाहती हैं उनको समझ में आ गया है। वो एक्चुअली में जो आप मोम जलाते हैं, तो मोम जलने के बाद जो बेटा यहाँ पे पिघलता है, वो आफ्टर समटाइम्स कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद वापस से मोम बन जाता है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन, यानी कि आपने अपने इसको प्रति पहले वाले मूल रूप में प्राप्त कर लिया। ठीक है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जब एक मोमबत्ती जलती है, तो मोमबत्ती जलने के साथ साथ, कहीं लिखना था मेरे को, चलो यहीं पे, जब मोमबत्ती बेटा जलेगा, तो मोमबत्ती जलने के साथ साथ क्या क्या देता है हमें, हम बार बार बताए थे, क्योंकि उसका कुछ जो है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, जिसकी वजह से वो काला पड़ जाता है मैम हाँ उनकी। हाँ, हम्म, हाँ, मोमबत्ती जब जलेगा, तो जला तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में जला? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा ना। तो जाहिर सी जी बात मैम। है, लेकिन जलता है तो आपका क्या क्या देता है? हिट देता है,
हीट उत्पन्न करता है। मतलब हीट का मतलब अगर मोमबत्ती जला के बहुत देर रख दोगे तो उससे आपको गर्मी भी लगने लगेगी, लगेगी कि नहीं? उष्मा जी मैम। मिलेगा वहां पे अगर, जी मैम। सॉरी, मैम मोमबत्ती, हाँ जी, मोमबत्ती जलाओगे और उसके ऊपर हाथ रखोगे तो हाथ भी गर्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको उष्मा मिल रहा है। तो यानी मोमबत्ती जला तो उष्मा मिला, साथ साथ उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न हुआ। साथ साथ कल भी बताए थे कि इसका कुछ भाग वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होने का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत H2O का फॉर्म बनता है, यानी वाष्प बनता है, क्योंकि एक उमस या आर्द्रता या एक नमी टाइप का निर्माण होता है, क्योंकि गर्मी भी तो हमको देता है। हीट बनेगा इसका मतलब गर्मी भी तो आएगा आपके बॉडी में ना। अगर बहुत देर तक जला के छोड़ दिया जाए, आपके कमरे में अगर गर्मी के दिनों में अगर आप फील करना चाहो, इवन अगर एक बल्ब भी जल रहा है तो आपको गर्मी लगेगा और आपके बदन से पसीना आने लगेगा। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वाष्प आपके बॉडी में ह्यूमिडिटी उत्पन्न कर रहा है ना, H2O उत्पन्न कर रहा है ना। तो आप बहुत देर अगर अगर मोमबत्ती भी जलाते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होगा, हीट बनेगा और लाइट देगा। साथ साथ अगर बहुत देर तक एक ही जगह पे अगर आप मोमबत्ती जला के रख देते हैं, उसके ऊपर अपना एक कागज रख दो बहुत देर तक, देखोगे कागज में ना काला काला कुछ लग जाएगा, मतलब धुआं। वो होता है बेटा कार्बन। क्या होता है? कार्बन। वो कार्बन का फॉर्मेशन होता है। काला काला क्या होता है? कार्बन ही ना होता है, कार्बन जी मैम। होता है, हाँ। तो कार्बन का निर्माण कर रहा है। तो अब जब हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन होगा तो नए चीजों का निर्माण होगा हमेशा। तो ये सब चीजें जो निर्मित हुई तो ये नई चीजें ही तो बनी है, तो हम इसको इस वजह से केमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, कि कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, कार्बन का निर्माण हुआ, H2O बना, आर्द्रता भी बोल सकते हो, वाष्प भी बोल सकते हो, लाइट भी मिली, हीट भी मिला। ठीक है, और फिजिकल क्यों ये भी बता दिया। दोनों दोनों समझ में आ गया होगा। बट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ऐसे पूछेंगे। एक क्वेश्चन देगा कि मोमबत्ती का जलना, ऐसे लिखेंगे, मोमबत्ती का जलना जलना डैश रिएक्शन है, और इसी में और ऐड करके दे देंगे, और इसका पिघलना ऐसे करके दिया रहता है क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या केमिकल भरेंगे? रिएक्शन होगा ना। मोमबत्ती का जलना कौन सा रिएक्शन है? एक ही सेंटेंस, केमिकल रिएक्शन। केमिकल केमिकल। और इसका पिघलना, वो भी फिजिकल बहुत ही केमिकल ही होगा परिवर्तन। ना वापस से। चलो, तो इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? मैम उसका पिघलना क्या होगा, केमिकल बेटा या फिजिकल? एक बात बताओ फिजिकल आयशा, बेटा पिघलेगा मोमबत्ती, अगर थोड़े देर ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होके फिर से वापस में मोम में बदलता है या नहीं, इतना बता दो। हाँ बदलता है, लेकिन उसको जलाने से जलता है क्या फिर? बेटा अगर उसी मोम को थोड़ा थोड़ा जमा करके अगर आप उसमें एक धागा लगा दो और फिर जलाओ तो फिर जरूर जलेगा। जैसे ओके कभी समझ आप गई। घी जलाए हो, घी का दिया जलाए हो, या सरसों तेल का दिया जलाए हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रुई की छोटी सी बत्ती बना के रख देते हैं। जलाए नहीं है लेकिन देखे हैं। हाँ, वैसे आप अगर उस मोम में बेटा एक धागा डाल दोगे तो जरूर आपकी मोम भी जलने लगेगी। मोम जल करके वो धागा जलेगा और आपको लाइट भी मिलेगा। तो फिजिकल क्यों? क्योंकि जलने के बाद भी आपको ठंडा होने के बाद वो मोम पिघल के वापस में मोम मिला, इसलिए फिजिकल बोला गया। ठीक है, ओके थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन जानना है अब हम लोगों को कि शुद्ध पदार्थ क्या है। हम इससे पहले भी जब स्टार्ट किए थे ये चैप्टर तो हम बताए थे कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस पाया जाता है, और उसमें से जो मेन शुद्ध है उसको दो स्टेट, दो, पूरा जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है उसको हमने दो ग्रुप में बांट लिया है। आगे बताएंगे, देखो आएगा अभी तुरंत। तो देखते हैं पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, उसकी रासायनिक बनावट के आधार पे कि वो रासायनिक तौर पे किस चीज से मिलके बना है, देखने, सिर्फ देख के नहीं, उसका केमिकल नेचर के आधार पे हम इसको तत्व और यौगिक में बांटते हैं, दो चीजों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम दो चीजों में बांटते हैं, तत्वों और यौगिक में। अभी शुद्ध चीजों का ही याद रखना है, आगे आएगा तो समझ जाओगे। पूरा चार्ट दिया हुआ है।
अब हम चूंकि तत्व और यौगिक को बांट लिए, शुद्ध चीजों को हमने दो कैटेगरी में बांटा, आपका तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? रॉबर्ट बायल जो थे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व ये जो शब्द है उसका उपयोग किया था। उसके बाद जो फ्रांस के एक केमिकल मतलब रसायनज्ञ थे, उनका नाम है एंटोनी लेवोजियर, लेवोजियर भी बोलते हैं, लेवोजिए भी बोलते हैं। 1743 से लेके 1794 में इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। कई बार पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। तो इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा है उसका उपयोग किया था, और ये जो परिभाषा दिए थे ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि वाई इट इज कॉल्ड एलिमेंट, इसको तत्व क्यों बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने परिपादित कर दिया था। वही लिखा है कि प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया था, क्योंकि साइंस ऐसा चीज है सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको वहां पे प्रूव करना पड़ेगा। हर चीजों को साइंस में प्रूव करना पड़ता है। इसी वजह से हम मतलब एक तरीके से साइंस में हर चीज़ों को, हर वैज्ञानिक को देखोगे कि उन्होंने अपने अपने सिद्धांत जो भी दिए हैं उसको प्रूव भी किया है। उनके अनुसार तत्व आखिर है क्या? तत्व किसी भी चीज का वो सबसे बेसिक मूल रूप है जिसको रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा तथा द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कि रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा केमिकल रिएक्शन करा के उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब अगर कोई बड़ा है तो इसको हम तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते। तो तत्व को आप किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा आप छोटे छोटे टुकड़ों में सरल पदार्थों में नहीं बांट सकते, इसी को हम तत्व बोलते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा लिखा हुआ है, बट आगे देखो क्या लिखा है। तत्वों को साधारणतः हम लोगों ने कैसे बांट दिया, फिर तत्व आया तो हमने उसकी 3 कैटेगरी बनाई है, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ लिखा भी है मैंने शायद, हाँ लिखा है नीचे। तत्व धातु अब क्या होता है, ये पूरा डायग्राम नीचे में है, पूरा पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। धातु क्या होता है? धातु का नेचर होता है कि वो चमकीला लगेगा आपको। उसमें जैसे यहाँ लिखा है ये चांदी जैसा सफेद भी दिखेगा, सोने जैसा पीला भी दिखेगा, चमकता भी है। बट यहाँ पे जितना भी क्वालिटी यानी गुण दिया है, जरूरी नहीं है कि सारे जो धातु हैं सभी गुणों को दिखाएं। कुछ गुण दिखाएंगे, कुछ गुण नहीं भी दिखाएंगे, बट इनमें से कुछ गुण कुछ जरूर अपवाद दिखाएंगे। रहेंगे ना। नहीं बेटा, अपवाद नहीं, हम बता रहे हैं कि ये जो गुण, इतने गुण दिए हैं, तो मान लो कि कोई लोहा है, तो लोहा जरूरी नहीं है कि इनमें से सभी गुणों को वो शो ऑफ करेगा ही। इसमें से 3 को भी शो कर सकता है, 2 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 1 को नहीं भी करेगा। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि सारे जो गुण वो दिखाए, 1-2 नहीं भी दिखा सकता है। तो यही समझाना था। तो क्या होता है, चांदी जैसी सफेद चमक के साथ साथ पीले जैसा सोने जैसा पीला रंग भी दिखेगा। साथ साथ ये जो ताप और विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। इसलिए जो कॉपर की जो तार होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में उसका यूज करते हैं, है ना। और साथ साथ तन्ने होता है। तन्ने का मतलब इसको अगर तान दे तो लंबे तार में डिवाइड हो, मतलब बढ़ सकता है। कहीं पे पढ़ा था बुक में ही शायद कि छोटा सा जो सोना होता है उससे लंबा कितना लंबा तार बना सकते हैं। मेरे को याद नहीं है सही सही, इसलिए हम पूरा डिजिट नहीं बता रहे हैं। तो आप ऐसा गुण है कि उसको तान सकते हो। अघात, इट इज अघात वर्ड ये, मतलब आप उसको इतना पीटो और पीट के पतला चादर बना सकते हो। जैसे चांदी होता है ना, पीट के पतला चादर बना सकते हो। कॉपर की पतली चादर बना सकते हो, कॉपर की पतली प्लेट बना सकते हो। चांदी का भी, सोने का भी पतला पतला तार बना सकते हो। तो ये गुण पाया जाता है, और वही है कि पीट करके इसको हम महीन चादरों में बदल सकते हैं। उसके बाद ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का मतलब जब आप किसी चीज से इसको टकराते हैं तो साउंड उत्पन्न करता है। एज लाइक अच्छा सा एग्जांपल है, जब स्कूल में बेल लगाते हैं तो लोहे का जो होता है ना घंटा, उसको टक टक करने पे साउंड उत्पन्न होती है ना। तो इट मीन्स कि साउंड भी उत्पन्न करता है। और जैसे बहुत सारी जो महिलाएं हैं, अगर पायल पहनती हैं तो पायल जो घुंघरू वाले हैं, छम छम छम, इसकी आवाज आप सुनते होंगे, है ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातु के उदाहरण हैं,
है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन में ये है कि पारा जो है धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होता है। तो ये तो हो गया आपका पारा जो धातु है। लेकिन एक अधातु भी है जो कमरे के तापमान पे द्रव्य होता है, लेकिन वो अधातु है ना। वो क्या है आप लोग बताना तब बताना। जी ब्रोमीन है। हाँ बहुत अच्छा। ब्रोमीन धातु है जिसे कमरे के तापमान पे वो द्रवावस्था में होता है मैम। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ब्रोमीन भी, हाँ मरकरी। ब्रोमीन। ठीक है नहीं, ब्रोमीन। मरकरी तो अच्छा है। ब्रोमीन बेटा, अधातु ब्रोमीन, ठीक है। अधातु के बारे में अब हमको क्या देखना है कि अधातु भी जो होता है, यहाँ पे जो भी गुण दिखाया जा रहा है ये सभी गुण होता है अधातुओं में, बट कंपल्सरी नहीं है कि एकदम कोई भी अधातु है वो सारा गुण फॉलो करेगा। कुछ करते हैं, 3-4 गुण दिखाते हैं, 2-4 गुण नहीं दिखा पाते। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे कोई भी एक अधातु है मान लो, तो जैसे ब्रोमीन ही ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि इसमें से सारा वो गुण बेचारा दिखाए ही। 2-4 दिखा भी सकता है, एक नहीं भी दिखा सकता। समझ रहे हो ना इस पॉइंट को कि नहीं समझ रहे हो? कुछ जी गुण। मैम, समझ। हाँ, तो वो क्या होता है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। साथ साथ क्या होता है कि ये जो होता है जस्ट अपोजिट होता है धातु के कंपेयर में, कि ताप और विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। ताप और विद्युत का कुचालक होता है, वो धातु चालक होता है, ये कुचालक होता है। ये चमकीली और ये भी प्रतिध्वनि ये उत्पन्न नहीं करती है। ये चमकीली बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, और ना हम इसको पीट करके चादर बना सकते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा धातु का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। क्या आप उसको पीट पाओगे? क्या उससे आवाज़ उत्पन्न होगी? नहीं होगी। चमकीला दिखेगा? जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा। ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन का एक ग्रुप है खोल और कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, अधातुओं के उदाहरण है। बट साइंस में क्या है कि कुछ ऐसे भी जब तत्व का पीरियोडिक टेबल बनाया गया, एक पूरा तत्वों का एक आवर्त सारणी तैयार किया गया, तो उस तत्व में जब धातु और अधातु को बांटा गया था, तो कुछ ऐसे भी तत्व थे जो धातु का भी गुण दिखा रहे थे और अधातु का भी दिखा रहे थे, और इसी वजह से हमने उसको उपधातु कहा। यही नीचे लिखे हैं हम, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि कैसे पूरा जो आपका तत्व है, जिसके पास भी पीरियोडिक टेबल होगा उसको समझ में आ जाएगा। पूरा जो पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, अब पता नहीं अब कितना डाला गया है, और उसमें 118 में से उसको तत्व में धातु में, अधातु में और उपधातु में डिवाइड किया गया है। तो धातु अलग कुछ तत्व हैं, अधातु अलग, और कुछ वैसे हैं जो दोनों के बीच में आते हैं, मतलब इनका भी गुण दिखाएंगे और इनका भी गुण दिखाएंगे, दोनों का गुण वो शो ऑफ करता है। तो उपधातु की क्या क्वालिटी है कि वो धातु का भी गुण दिखाता है और उप अधातु का भी गुण दिखाता है। इसी वजह से हम इसको उपधातु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ दिक्कत मैम। तो बता देना। मैम हाँ, जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसमें तत्वों की जो संख्या है 100 से अधिक है, और पूरा 118 है यहाँ लिख दिए हैं, जिसमें से मात्र 92 जो है लिखा हुआ है, लिखेंगे नहीं, 92 नेचुरल तौर पे, मतलब हमारी प्राकृतिक से हमें मिला है, नेचर से हमें मिला है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो मानव निर्मित है, यानी हम लोगों ने बनाया है। 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होते हैं। 2 तत्व जैसे पारा और ब्रोमीन, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। अब बेटा तब तत्व दिया हुआ है इसलिए कंफ्यूज मत होना, लेकिन अगर आपको पूछे कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है, तब आपका आंसर क्या होगा? पारा। पारा। लेकिन कौन पारा। सा ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन। 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 दोनों में। मैम ये पारा को ही मरकरी बोलते हैं ना? हाँ बेटा, हाँ। मर्करी, मरकरी, ठीक है। Hg इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है, Hg, ठीक है।
तो वो अब ये है कि ये दोनों एक्चुअली एक धातु है एक अधातु है, लेकिन ये दोनों बच्चे हैं किसके? तो तत्व के ही बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया है ना, रुको सेव हो रहा है। यहाँ पे तत्व के ही ये तीनों बच्चे हैं, धातु अधातु और उपधातु किसके बच्चे हैं? तो तत्व के ही बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। गैलियम और सीजियम जो होता है कमरे के तापमान यानी 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर धीरे धीरे द्रव अवस्था में आ जाता है। अब बहुत अच्छा एक टॉपिक शुरू हुआ है, यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्व आप मिलाएंगे लेकिन निश्चित अनुपात होगा। मतलब आप जब मिला रहे हो कोई चीज तो फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाओगे, क्योंकि अगर आपने अधिक डाल दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो नियत अनुपात, यहाँ एक टर्म दिया है नियत अनुपात, तो फिक्स प्रोपोर्शन वहाँ लिख भी दिया है कि एक निश्चित अनुपात में जब हम कोई चीज को मिलाते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, रासायनिक तौर पे निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक तौर पे या रासायनिक संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन गैस को किस अनुपात में मिलाना है कि वो नमक बने? तो एक निश्चित अनुपात बनेगा, मिलेगा, तभी आपका वो फायदेमंद नमक के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। लेकिन अगर दो या दो से अधिक, दोनों के जो डिफिनेशन है उसमें अंतर है। नियत और एक में फिक्स है कि एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा, एक में होगा फिक्स नहीं है। जैसे मिश्रण जब हम बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं तो मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व को लेके अब बस मिला देते हैं, कहीं से कुछ उठाया मिला दिया, दैट इज कॉल्ड मिश्रण। वहां पे फिक्स अमाउंट नहीं है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पे पूछा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे या ये क्या बनेगा? तो हम इसको मिश्रण कहेंगे। जैसे मान लो कि आपने एक ग्लास पानी लिया और उसमें 4 चम्मच चीनी डाला और थोड़ी सी नमक डाल दी, तो यहाँ पे किसी का क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि इतना ही डालना है। आपका मन हो तो पानी ज़्यादा भी कर सकते हो, चीनी कम भी कर सकते हो या ज़्यादा भी कर सकते हो। किसी का प्रोपोर्शन आपने फिक्स नहीं किया और वो जो मिश्रण बना है वो आपका शरबत के रूप में हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, किसी का कोई फिक्स नहीं है। हाँ बोलिए। जैसे मैम यहाँ पर नियत अनुपात बोला गया है, हाँ, तो मैम समान मतलब होता है क्या? समान नियत अनुपात में अनुपात का कहने का मतलब है कि पूछ लो बेटा। जैसे कि मतलब अभी आप लिखे हैं H2 और O2, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं HO2, तो H का भी मान दो और O का भी मान दो। फिर से बोलो तो HO2, एच, एक में मैं लिखती हूँ HO2, हाँ, नहीं तो इसको, तो फिर ये तो नहीं बना ना, तो ये ये क्या बना? नहीं बना मैम, कुछ बना? नहीं। नहीं, कुछ तो नहीं बना। ये पानी बना? नहीं बना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं बना ना, हाइड्रोजन मतलब इसका पेरोक्साइड। मान नहीं हो सकता, बना नहीं लेकिन मान तो हो सकता है। जैसे कुछ, हाइड्रोजन दो इसमें मतलब आ सकते हैं, और फिर ऑक्सीजन भी दो। हाँ आप बोल सकते हो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का दो। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नाम, हम तो अभी पढ़ाए हैं या खुद भी पढ़े हैं, ऐसा हम नाम आज तक नहीं देखे हैं, तो ब्लंडर हमको लग रहा है। ऐसा तो नहीं है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो। एच H2O तो आपको दिखेगा पानी, बस HO2 भी कुछ है क्या तो देख लो। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, पानी की बात नहीं बोल रहे हैं। हम समझ गए मैम तुम्हारी, एज अ इसको भी कुछ कहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ, बट अगर नाम से बोलना है तो जैसे हाइड्रोजन, जैसे प्रोनाउंस करते हैं ना, केमिकल नेम हम लोग बोलते हैं, तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी बोल सकते हैं ना हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका हाँ, डाई मतलब दो मॉलिक्यूल है, इसका भी दो मॉलिक्यूल है, इसलिए हाँ, हम यही 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 ऐसे बोलना बताया। चाह रहे थे। हाँ, वो ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। आप सर्च करके देखना, अगर है तो बताना मुझे भी, मेरा भी डाउट ठीक क्लियर। है। कक्षा, अब क्या करना है, मिश्रण वाला खेल खेला गया है एक, बहुत अच्छा है एक्चुअली, थोड़ा सा डाउट को खत्म करने के लिए है।
क्या है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को आप इसी तरह मिला लेते हैं तो क्या होता है, तो दो ग्रुप बना दिया गया है कि कक्षा में दो समूह आपको बनाने हैं, दो ग्रुप बनाने हैं और दोनों को क्या देना है, 50 ग्राम लोहे का चूर्ण देना है और 3 ग्राम सल्फर का चूर्ण देना है और दो ग्रुप बनाया गया है। एक ग्रुप बनाया गया और दूसरा ग्रुप भी बना दिया गया। यहाँ पे ग्रुप हम बनाए थे, हाँ बनाए। सेम में क्या करना है, इसमें भी आपको मतलब लोहा प्लस सल्फर यहाँ पे मिलाना है, मतलब इसी तरह लेके दोनों को मिला लेना है। लोहा जो होता है हल्का रेड या ब्राउन कलर का आपको मिलेगा और सल्फर जो है ना येलो कलर का मिलेगा। ये कैसा होगा आपको, लाल या ब्राउन कलर का होगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये होगा पीला कलर का सल्फर। तो ये जब मिलाओगे ऐसा ही किसी भी बर्तन में रख के प्लेट में मिला लिए हो तो आपको लोहा ब्राउन ब्राउन दिखेगा ही या रेडिश जैसा लाल जैसा, और सल्फर भी पीला पीला दिख जाएगा क्योंकि दोनों मिला हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल तरीके से मिलाया गया है और दोनों का चूर्ण हम मिला रहे हैं। लेकिन समूह हम्म, समूह 1 में हमने डायरेक्ट पाउडर को बस मिला लिया है, लेकिन समूह 2 में हमें क्या करना है कि दोनों को मिश्रण को मिलाना तो है, पीस करके हमें मिलाना है सल्फर पाउडर के साथ और मिश्रण को ताप पे गर्म करना है। यहाँ जो आपने लोहा प्लस सल्फर मिलाया आप उसको गर्म भी करेंगे, हीट प्रदान करेंगे, हीट देंगे, उसको टेम्परेचर देंगे और गर्म करेंगे। जब जो आपका Fe जो है सल्फर के साथ मिलेगा तो FeS बना लेगा, 1 मिनट, FeS का निर्माण कर देगा। और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो है ये कुछ नहीं, मतलब एक प्लेट में जो दोनों मिला हुआ है, एक प्लेट में आपको फेरस का मॉलिक्यूल और सल्फर का मॉलिक्यूल डायरेक्ट दिखता रहेगा, मतलब एक प्लेट में रखा है तो वो भी दिखेगा। लेकिन इस वाले में क्या है, चूंकि गर्म कर दिए हैं तो वो आपको एक अलग चीज बन गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको भौतिक परिवर्तन बोल सकते हैं क्योंकि ये तो पूरा दिख रहा है कि मिला हुआ है। मतलब इसी तरह ऐसा तो नहीं है कि कोई नया यौगिक बना लिया है, लेकिन यहाँ पे एक नया यौगिक बन गया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे ये बन गया है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा गंदा लिख दिए हैं। यहाँ पे जो एक प्लेट में दोनों मिक्स है, बस समझने के लिए बता रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक प्लेट में जब रखा गया रहेगा, दोनों दोनों रखा हुआ है फेरस और सल्फर, मतलब लोहा और सल्फर दोनों पीस के, तो दोनों प्लेट में आराम से दिखेगा। सपोज डेट चीनी का दाना ले ले और चावल दोनों को प्लेट में मिले के मिला ले बेटा, तो दोनों नजर तो आएगा ना, दोनों तो नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जी वही चीनी को अगर मान लो, चीनी को चावल के साथ हम रख के गर्म कर दे तो थोड़ा अजीब टाइप से हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो काम भी नहीं करना है। यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है, जब दोनों को गर्म करेंगे तो FeS ब्राउन हो जाएगा। समझ में आया? जी मैम। क्या हो रहा है? यस मैम। यहाँ पे क्या होगा, समझ गए? ये दोनों प्लेट में एज इट इज नजर आएगा समूह 1 में। समूह 2 में क्या होगा कि दोनों को चूंकि आपने गर्म किया है तो वो काला ब्राउन कलर का आपको नजर आएगा, मतलब अपना अपना कलर छोड़ के एक नया कलर का फॉर्मेशन कर लेगा क्योंकि आप उसको गर्म कर रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है, प्राप्त समूह में चुंबकीय गुण की जांच करें। अब हम चुंबकीय गुण की जांच करेंगे दोनों समूह में। अब जब हम इसमें चुंबक को पास में लाएंगे, चुंबक को पास में लाएंगे इनके पास, तो चुंबक से क्या लोहे का जो पार्ट है वो अटैच्ड होगा, चुंबक उसको जी क्या होगा। करेगा? लोहे को खींच जी लेगा, मैम। लोहे को वो खींच लेगा, खींच करके आप अलग कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोहे का जो पार्टिकल्स है उसको अलग कहाँ करते हैं, अलग कर सकते हैं ना। कहाँ पढ़ लेंगे ना खुश आ रहा है इधर से। जी मैम। जैसे आप समूह 1 में चुंबक का टुकड़ा बड़ा सा लाएंगे पास में, तो वो खींच लेगा लोहे के पार्टिकल्स को, जिसको Fe बोलते हैं ना, वो लोहे का ही है पार्ट, तो वो खींच लेगा और आप उसके थ्रू लोहे के जो चूर्ण हैं उसको अलग कर लेंगे। सॉरी, लेकिन जैसे आप इसके पास में आप चुंबक ला रहे हो तो वो बेचारा कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ अलग ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो नया चीज बना लिया है।
ये बनाया है, तो ये अलग होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप चुंबक का गुण, चुंबकीय गुण ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये बेचारा चुंबकीय गुण दिखाएगा। आप इससे फेरस को अलग कर पाएंगे, यानी लोहे के पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? लिखा है कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त रंग में क्या अंतर है? तो रंग में यस अंतर है। वो अपना जो पहला समूह है, वो उसमें जो लोहा है वो दिखा रहा है ब्राउन कलर के हैं, रेड कलर के हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये पूरा अपना कलर दिखा रहा है बेटा, जैसा कलर था, लेकिन इसकी जो कलर है वो चेंज हो गई। दोनों में तो हम सेम चीज ही डाले हैं ना, दोनों में तो हमने सेम चीज, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ और दिए हैं और इसमें कुछ और, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं नहीं, बट वही है कि ये चेंज हो गया, ये चेंज नहीं हुआ इसका कलर, और इसकी जो बनावट है, जो बनने की स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गई। लेकिन ये बेचारा अपने नॉर्मल रूप में जैसा था वैसा ही अभी भी है। प्राप्त सामग्री के एक भार में कार्बन मैम, डाइसल्फाइड, ऐसा क्यों? महना, हाँ, को गर्म नहीं किए हो। एक समूह एक में जो हमने वही पार्टिकल्स रखे हैं, बट इट इज नॉट हीटेड, इसको हमने गर्म नहीं किया, बट हमने इसको हीट सप्लाई किया ना, आप इसको गर्म किए हो। अब चाय और चाय का पत्ती और चीनी दोनों डाल के एक बर्तन में रख लो, दोनों डाल के रख लो, लेकिन एक दूसरे बर्तन में भी चाय का पत्ती और चीनी डाल के रख लो, और दूसरे वाले को क्या करो, गर्म करो। तो चाय चाय है ना, चाय पत्ती भी जलेगी, साथ साथ चीनी भी जलेगा, है ना। लेकिन पहले वाले को तो आपने गर्म किया ही नहीं, बस कूट करके बर्तन में डाल के एज इट इज छोड़ रखा है आपने, समझे। ओके मैम। जो गर्म किए हो उसी का ना नेचर बेटा चेंज होगा, उसका कलर भी चेंज होगा, उसकी बनावट भी चेंज होगी। और जो बेचारा पड़ा है उसको तो आपने बस मिला के छोड़ दिया है ना। तो मिला के छोड़ा हुआ है, इसी वजह से वहां पे लोहा था, तो लोहे में चुंबक डाला हमने, तो लोहा अलग हो जाएगा वहां से, वो चुंबक का गुण दिखा रहा है। लेकिन दोनों जो मिक्स हो गया है, गर्म करने पे एक नया जो कंपाउंड बना लिया, नया यौगिक बनाया, उसमें चुंबकत्व का गुण ही समाप्त हो गया, क्योंकि आपने उसको गर्म कर दिया है, फेरस सल्फाइड बना लिया वो, तो वो गर्म कर दिया तो एक नया चीज बन गया ना, वो कैसे आपको दिखाएगा चुंबकत्व का गुण, है ना। अब देखो यहाँ लिखा था, अब प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाए, कार्बन डाइसल्फाइड एक सब्सटेंस है, उसको मिलाना है। मिश्रण अच्छी तरह मिलाए तथा छान ले। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा था, जगह है तो हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। ये क्या करेगा, आप जैसे ही सॉरी दोनों सामग्री के थोड़े थोड़े भाग में आपको क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाना है। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड इसमें का क्या करेगा, इसमें का कार्बन डाइसल्फाइड ये अपने अंदर इस सल्फर को घोल लेगा, अपने अंदर इस सल्फर को क्या करेगा, घोल लेगा। मैं छोटा सा लिख दे रही हूँ, घोल लेगा यानी डिसॉल्व कर लेगा। तो अगर यहाँ से हम चाहें तो अगर ये बेटा इसको घोल लिया, तो घोलने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ लोहा बचेगा, लोहे का चूर्ण बचेगा ना। ऐसे भी आप लोहे को अलग कर लोगे तो फिर से आपको लोहा पुनः मिल गया, है ना। तो फिर से पुनः चीज की जो प्राप्ति हो गई, दैट मीन्स कि ये हमारा फिजिकल रिएक्शन है, क्योंकि आपका सल्फर तो सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर घुल गया और आपका लोहा मिल गया। अब फिर से अगर चाहे तो आप कार्बन डाइसल्फाइड अलग कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज हमारा यहाँ मिल गया। हमें अभी उतना जानना नहीं है, लेकिन क्या होता है कार्बन डाइसल्फाइड डालने के बाद कि ये अपने अंदर सल्फर को घोल लेता है। लेकिन यहाँ पे जब डालते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट पार्ट में यही इन्हीं दोनों के बारे में हमें लिखना है। तो जैसे Fe एक्चुअली था +S+H2SO4, दो आपको क्या दो आपको एसिड का नाम दिया गया है। एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल सकते हैं, और या तो HCl डाल के आप रिएक्शन करा सकते हैं। तो हमने H2SO4 लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें हमें डालना है सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप डालेंगे तो ये पहले वाले में क्या बनेगा, एक मिनट, यहाँ पे बन जाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट आपको मिल जाएगा, फेरस सल्फेट आपको मिल जाएगा।
प्लस आपकी सल्फर मिलेगी, सल्फर नहीं, थैंक यू, सल्फर मिलेगा, प्लस क्या है आपको H2O गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये पहले वाले में होगा कि इतना काम होगा, फेरस सल्फेट बना, फिर आपका सल्फर भी वापस से मिल गया और आपका H2 गैस जो हाइड्रोजन गैस था वो बाहर निकल गया। ठीक है, ये तो पहले वाले में हुआ था, मैं इसको घेर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। दूसरे वाले में क्या होगा, चूंकि हमारा बना था FeS और हमें इसमें डालना था H2SO4। अब जैसे हम इसको डालेंगे तो क्या बनेगा इसमें, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे FeSO4 यहाँ पे भी बनेगा और FeSO4 और H2S एक गैस निकलेगी जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोलते हैं, और ये गैस निकलेगी। और जब अंडा सड़ जाता है तो सड़े अंडे जैसी जो बदबू आती है वही हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस से आती है। ठीक है, तो ये H2O गैस यहाँ बना, लेकिन पहले वाले में क्या हाइड्रोजन गैस बना है ना। हाइड्रोजन गैस का नेचर कैसा है, ये एक रंगहीन गैस है, मतलब रंग इसका नहीं है, साथ साथ ये ज्वलनशील गैस भी है, जलती भी है। अगर हम इसको जलाएंगे तो मतलब जलाएंगे तो पट पट के जैसा आवाज निकलेगा और ये जलेगा भी, और ये एक सड़ी दुर्गंध देने वाली गैस है। तो इसमें हाँ, अगर आगे पूछ रहा है आपसे, देखिए क्या क्या पूछा है। अब हमारा काम खत्म हो गया कि अच्छी तरह मिलाए, छान ले, जो भी कार्बन डाइसल्फाइड हमने मिलाया था, ये सब काम हमें समझ में आ गया, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरे भाग में हमने तनु सल्फ्यूरिक एसिड या HCl मिलाना था। तो आप देख लिए हो कि H2SO4 मिलाने पे दोनों में फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ है, दोनों में फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ है, और दोनों में जो गैस बनी है, दोनों में गैस बनी है, लेकिन एक में हाइड्रोजन गैस बनी है, दूसरे में हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस बनी है। इस क्रियाकलाप को ये कुछ खास नहीं दिया है। अब हम समझाते हैं, लिखा क्या है, अब उत्तर देना है। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री देखने में समान है? तो पहले तो जब हम सिर्फ मिला रहे थे तो क्या देखने में समान था? सिर्फ मिलाया था हमने तब, हाँ मैम। सिर्फ देखने के समय तो यस मतलब मैम। जैसे ऐसे मिलाया तो उस समय समान था, लेकिन तो मैं जब समान हमने गर्म किया तो क्या समान था? चेंज हो जाता। असमान था। गर्म किया असमान हो के गया। बाद समान था? नहीं। 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 गर्म, जब एक को हमने गर्म किया एक को नहीं किया तो वो अलग अलग हो गया, मतलब पहले वाला तो अपने वास्तविक रूप में था, लेकिन दूसरा वाला चेंज हो गया, एक नया कंपाउंड बना लिया। तो वही लिखा मैंने, नहीं। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? किसमें चुंबकीय गुण मिलेगा हमको, पहले में या दूसरे में? फर्स्ट में। पहले में। फर्स्ट में इसलिए ना, क्योंकि उसी में फेरस और जो आपका सल्फर है दोनों साथ में अभी मौजूद है, और जैसे चुंबक को पास ले गए तो जो लोहे का जो चूर्ण था उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, चुंबक उसको खींच रहा था। चुंबक क्या करता है, लोहे को खींचता है ना, हाँ तो चुंबक जी मैम। दिख गया, किस में, वन में दिखा। और क्या FeS वाले के पास ले जाएंगे, फेरस जो सल्फेट बना है FeS, नहीं मैम, उसमें नहीं। वहां पे क्या गुण दिखेगा, चुंबकीय गुण वहां नहीं दिखेगा। मैंने लिख दिया है कि और चुंबकीय गुण नहीं दिखेगा, वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। फिर लिखा है, क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? हाँ, कुछ को हम अलग कर पा रहे हैं। पहले वाले से हमने मतलब आयरन को भी अलग किया, फेरस को अलग कर लिया, बाद में हमने सल्फर को भी अलग कर लिया, लेकिन दूसरे वाले में क्या हम कर पा रहे थे? दूसरे वाले से नहीं अलग कर पा दूसरे वाले से हम मैम, कुछ भी नहीं अलग कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक नया कंपाउंड बन चुका था। चेंज हो जाता था कंपाउंड में। हाँ, बट यहाँ मैंने लिखा है, हाँ बट समूह वन में सिर्फ चेंज कर आप रियल फॉर्म में पा रहे हैं। फेरस एक बार आपको मिला है, जो नीचे में जितना भी लिखा है मैंने, देखोगे एक बार आपको लोहा मिलेगा और एक बार सल्फर भी मिल जाएगा। पहले लोहा मिला है और दूसरी बार सल्फर मिला है। और दूसरे वाले समूह में आपको कोई भी चीज, ना फेरस पहले आपको कभी भी मिलेगा, ना सल्फर आपको कभी भी मिलेगा। तो हाँ मिलेगा, लेकिन समूह एक से सिर्फ आपको प्राप्ति होगी। क्या तनु सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड
अम्ल डालने पर दोनों समूहों से गैस की प्राप्ति होती है? हाँ, दोनों समूहों से गैस मिलता है, लेकिन दोनों का जो गैस है वो अलग-अलग है। क्या दोनों स्थितियों में जो प्राप्त गैस है, उसकी गंध भी समान है? तो नहीं, गंध उसकी अलग-अलग है। हाइड्रोजन गैस जो होता है एक गंधहीन गैस है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता। साथ-साथ ये कलरलेस गैस है और ये ज्वलनशील भी होती है। जैसा मैंने बताया कि उसको जलाने पे पट-पट का आवाज़ निकलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ लिखा भी है, इसके साथ-साथ सड़े अंडे जैसा स्मेल आता है। जैसे अंडा सड़ जाता है तो कैसा स्मेल आता है, वैसा। यह भी एक रंगहीन ही गैस है जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और इससे सड़े अंडे जैसी गैस आती है, बदबू आती है। और समूह ए जो है, समूह ए की क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या दिखता है? भौतिक परिवर्तन, जबकि दो में रासायनिक परिवर्तन दिखता है। क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसके उपरांत आप उसके मूल तत्वों को कभी ना कभी उसके वास्तविक रूप में प्राप्त कर लेते हैं, वापस मिल जाता है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक नया कंपाउंड बन जाता है और फिर उसको आप आसानी से, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू आसानी से उसको मूल रूप में नहीं ला पाते हैं। वही लिखा है यहाँ पे वो पूरी सारी कहानी। अब यहाँ पे लिखा था, एक्चुअली कुछ दिया था खास, ये हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, फिर खामखा में टाइम बर्बाद होगा आप लोग का। ये नहीं बताए थे। मिश्रण का जो गुण होता है उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होता है। जब आप मिश्रण मिलाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो दो समूह बनाया था हम लोगों ने, समूह 1 समूह 2, इसमें कौन सा मिश्रण है, कौन सा यौगिक है, आप लोग बताइए। कोई बताओ भाई, कौन सा मिश्रण है, समूह 1 मिश्रण है हाँ, और समूह 2 और समूह 2 यौगिक है। यौगिक है। क्योंकि वहां पे जो मिश्रण था बस एज इट इज मिला हुआ था। अब चावल दाल सब चीज, अगर अगर आपने उसको मिलाया नहीं है, चावल दाल जब बर्तन में निकालते खिचड़ी बनाने के लिए तो चावल भी डालते, दाल भी, और साथ साथ जो मिला हुआ है तो वो क्या है, पहले वो सिर्फ मिश्रण है, चावल और दाल अगर मिला है तो। लेकिन मेरा बात सुनना, अगर उसको आपने कुकर में डाल के पानी डाल दिया, हल्दी डवल्दी डाल के जो भी है, एक सीटी लगा दिया, तो सीटी लगने के बाद वो क्या तैयार होगा, यौगिक होगा। यौगिक। हाँ, वो पूरा एक तरीके से यौगिक हो गया कि आप उससे दाल का पानी या दाल अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? जब तक आपका जो दूध था अलग था, दूध के साथ साथ चीनी उनी अलग था, तो वो मिश्रण है ना। लेकिन सॉरी, ये वाला एग्जाम्पल छोड़ ही देते हैं, मतलब समझ जाओ ना। जैसे बहुत सारी सब्जियों को लाके एक जगह अगर आपने मिला लिया, कच्चा सब्जी है सिर्फ और वो मिला हुआ है, प्याज है, जैसे झोले में रख के सब्जी लाते हो ना, टमाटर प्याज चुकंदर, तो वो सब्जी में पूरा जो थैला है, थैले में सब्जी पूरा मिक्स हो जाता है। तो मिला हुआ जो सब्जी है उसको क्या हम अलग कर पाएंगे? तो यस, कर पाएंगे। तो वो क्या है, सिर्फ एक मिश्रण है। लेकिन अगर सब्जियों को काट के अगर आपने बना दिया तो क्या वो मिश्रण रहेगा? नहीं, यौगिक बनेगा। नहीं। ठीक है, तो यही समझाना था आप लोगों को कि मिश्रण का गुण जो होता है उसमें मिले हुए तत्वों के गुण के समान होता है। यानी मिला तो दिया है, लेकिन अंदर जो है ना, जैसे टमाटर मिलाया है झोला में, टमाटर मिल गया, प्याज मिल गया, तो सबका गुण अभी भी सबके अंदर मौजूद है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, समूह दूध के द्वारा, समूह 2 के द्वारा जो प्राप्त सामग्री है वो यौगिक क्यों है, हम बता क्यों है, क्योंकि वो एक नया कंपाउंड बना लिया था। पहला वाला कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बनाया था, बस हमने उसको मिला के एक प्लेट में छोड़ दिया था। इन तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, क्योंकि आपने 2 वाले को गर्म किया था, हीट दिया था, पहले वाले को हीट हमने नहीं दिया था। वही कारण है कि जब आप दोनों को गर्म करते हैं तो दोनों अपना अपना गुण भूल करके, दोनों अपना अपना नेचर भूल के एक हो जाते हैं और दोनों का गुण आपस में मिल जाता है। यही कारण है कि यौगिक जब बनता है तो एक नया चीज बन जाता है और उसमें जो है ना उसका एक अलग गुण बन जाता है। तो जिनका गुण मिले हुए तत्वों से क्या होता है,
पूरी तरीके से अलग होता है। जैसे दूध पीने पे वो अलग आपको लगेगा, लेकिन दूध के साथ चीनी चाय पत्ती डाल के अगर आपने चाय बनाया तो चाय का एक अलग फ्लेवर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। यस तो मैम। यौगिक का संगठन संगठन जो होता है, संगठन, ये कल वाला फिर से दिक्कत हो रहा है। यौगिक का जो संगठन है यानी उसकी बनावट पूरे पदार्थ में समान रूप से होती है। यानी जैसे आपने दूध, चीनी, चाय पत्ती डाल के बर्तन में चाय तैयार कर ली, तो कहीं से भी एक चम्मच चाय उठा के देखो तो चाय वैसा ही टेस्ट, यहाँ से भी एक चम्मच चाय उठा के देखो वैसा ही टेस्ट। ऐसा तो नहीं है अलग अलग जगह से अलग अलग टेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अब जब सब्जी नहीं। को, अब खिचड़ी बना दिया आपने, तो खिचड़ी एक चम्मच चाहे नीचे से निकालो या ऊपर से, दाएं से निकालो या बाएं से, सब जगह टेस्ट एक ही जैसा मिलेगा। ऐसा है कि नीचे का अलग टेस्ट ऊपर का अलग टेस्ट होगा? ऐसा तो नहीं है ना। नो मैम। तो यही है कि यौगिक का जो मतलब बनावट है वो सब जगह समान रूप से आपको मिलेगा, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की जो बनावट है और रंग सभी जगह समान रूप से होती है। अब जैसे आपने खिचड़ी बनाया और हल्दी डालते हैं उसमें, तो हर जगह कलर दिखने लगता है, पीला 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 दिखेगा ना, दिखेगा ना। जैसे आपने मौसमी और अनार का जूस दोनों का मिला के जूस बनाया, तो दोनों का जो कलर चेंज होगा तो पूरे ग्लास में एक अलग कलर दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि दाएं ग्लास में अलग दिख रहा है, ऊपर में अलग, बाएं अलग, ऐसा तो नहीं है। सब जगह समान रूप से एक ही कलर नजर आएगा। और सभी पूरा जो ग्लास है, उस ग्लास में चाहे ऊपर से एक सिप पियो या नीचे से एक सिप पियो, सब जगह टेस्ट भी समान होगा। तो ये यौगिक का लक्षण है, यौगिक की क्वालिटी है। क्या कहीं से भी उसकी बनावट देख लो, कहीं से भी उसका रूप देख लो, टेस्ट देख लो, हर जगह सेम उसका कंपोजिशन होता है। कम ये संगठन का मतलब ही होता है इंग्लिश में कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ही होता है कि वो बना किस चीज से है। जैसे केमिकल कंपोजिशन पूछते हैं ना कई बार कि इस दवा का कॉम्बिनेशन क्या है, यानी दवा, ये जो दवा है पार्टिकुलर दवा किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है। तो कंपोजिशन का मतलब बनावट ही होता है। तो यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पे एक जैसी होगी। बस खत्म ही है, मैं बाइंड अप करती हूँ। इस प्रकार, और कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं था, सारा चीज़ हम जानबूझ के आज अंडरलाइन कर लिए थे। बट एक चीज़ और समझा देते हैं आज जो इम्पोर्टेंट था, भागना नहीं, 2 मिनट का काम है, अब खत्म ही है ये चैप्टर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, चाय वाला या दूध वाला, क्यों कुछ ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया, कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है। मैम ये वही वाला चैप्टर नो मैम। हाँ हाँ, बस बच्चा, बस ये नीचे में थोड़ा सा दिया है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग कोई बात नहीं, जूम नहीं कर पाएंगे हम, लगता है ज्यादा। मैम कौन सी क्लास का? मुझे 9 का 1 चैप्टर है ये। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? देखो, जब आप पूरा हमारे हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, उसमें आपको जो है, जो भी चीज मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं सपना? अब तो फ्रॉम डे वन पदार्थ बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है 3 स्टेट में बटा हुआ है, और आगे जाके अलग अलग हम स्टेट पढ़ते हैं, बट मेजर 3 स्टेट होता है। पहला है सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ सब दे रखा है, मैं अब लिखूंगी नहीं। तो 3 स्टेट में बटा है, और इन 3 चीजों को फिर हमने बांटा है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, अशुद्ध ना बोल करके हम उसको मिश्रण का नाम देते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आता है? शुद्ध पदार्थ में आपका आता है तत्व और यौगिक। तत्व इसलिए क्योंकि तत्व जो होता है उसके साथ आपको मतलब वो ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और मिलेगा। और यौगिक का क्या मतलब? उसमें जब 2 चीज मिला होता है तो ये नियत अनुपात में रहता है। मतलब आप जानते हो कि H2O बना है, तो H का 2 मॉलिक्यूल्स और O का 1 मॉलिक्यूल्स होगा, तो ये फिक्स है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यौगिक। तो हम इसलिए इसको शुद्ध बोलते हैं। यौगिक है, जुड़ा हुआ है, 2 चीजें मिक्स है, बट हम क्यों इसको शुद्ध बोले? बिकॉज वी नो दैट कि कितना मिला हुआ है। दैट्स वाई आपको पता है कि हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन कितना होगा ये भी आप जान रहे हैं, फिर भी इसको
को हम शुद्ध बोलेंगे। तो अब पहले इसी पे देख लेते हैं कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो तत्व जो है सरल पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ये दिया हुआ है। उदाहरण क्या है इसका, जैसे कि कॉपर। अब कॉपर को कितना तोड़ोगे भाई? कॉपर जो छोटा सा टुकड़ा टूट भी गया है, मान लो बड़ा सा कॉपर का तार लिया है, तोड़ तोड़ के कितना छोटा करोगे आप? कितना छोटा करोगे? मतलब कितना भी आप तोड़ दोगे ना बेटा, तो कॉपर ही रहेगा, ऐसा तो ये कुछ और बन जाएगा। ऑक्सीजन को क्या तोड़ पाएंगे आप? हाँ, ये आप बोल सकते हो कि इस इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, बट वी कांट से दैट कि हम ऑक्सीजन को तोड़ पाएंगे, बांट पाएंगे, है ना? नहीं बांट पाएंगे। हाइड्रोजन, लोहा, ये सभी आपके तत्व हैं। मतलब जितना भी पूरा चीज है, हाइड्रोजन, लोहा, ब्रोमीन, ये सभी तत्व हैं जो आपने पीरियोडिक टेबल पूरा देखा, चार्ट, वो पूरा तत्व है। और यौगिक क्या है? क्योंकि तत्व दो या दो से अधिक तत्वों को लेके मिला के यौगिक बनता है, लिखा है यहाँ पे। और यौगिक जब बनता है, लेकिन वो फिक्स क्वांटिटी में होता है, नियत अनुपात होता है उसका, वह नियत अनुपात में होता है। और इसको रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा घटक तत्वों में विभक्त नहीं किया जा सकता। चाहे आप केमिकल प्रोसेस का यूज करो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करो, आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे। और जैसे कि जल, मीथेन, चीनी, नमक, आप इसको किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा, जल को कितना भी गर्म कर लो आप नहीं तोड़ पाओगे। किसी भी अदर केमिकल प्रोसेस के द्वारा भी जल को आप नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, जल तो जल ही रहेगा। यहाँ पे रासायनिक और विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया दोनों दिया है, तो दोनों टर्म याद रखना, उसके द्वारा आप नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन अब हम चले आते हैं मिश्रण में। इसका कोई नियत संगठन नहीं होता, मतलब नियत निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी भी अनुपात में रख के ये बना दिया जाता है। तो इसमें मिश्रण में दो टाइप का मिश्रण होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, समांगी और विषमांगी। समांगी का यस मतलब मैम। है आपस में अच्छे से मिलजुल जाना, कोई मतलब कुछ भी एक दूसरे में भेद नहीं करना, ऐसे मिले हुए हैं ना दोनों कि लगता ही नहीं है कि दोनों एक दूसरे से अलग है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड समांगी मिश्रण, एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाना। और विषमांगी कितना भी मिला लो भाई, कितना भी मिला लो, दिन रात झगड़ा करेगा, मतलब ऐसा है कि अलग ही रहेगा वो, कितना भी आप मिला लीजिए। तो विषमांगी मिश्रण उसको बोलते हैं। और इसका जो समान संगठन होता है, आप जब समांगी मिश्रण बनाएंगे तो हर एक जगह जो उसकी जो टेस्ट होगी, फ्लेवर होगी, वो आपको सब जगह सेम मिलेगा। जैसे अनार और जो ऑरेंज का जूस है, और जूस निकाल के एक चम्मच कहीं से भी बेटा पियोगे तो आपको हर जगह जूस का जो फ्लेवर है, वो रंग है, वो अच्छा और एक जगह से सब जगह से सेम ही लगेगा। जैसे शरबत जो मैम आप, ये तो हाँ बोलिए। मैम ये तो पढ़ा दिए थे ना, समझ गए हैं। हाँ हाँ, बस खत्म है। जल में चीनी, जैसे जल में चीनी डाल लो, जल में नमक डाल लो, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जो मिला हुआ है, जल तथा एल्कोहल, ये जल तथा एल्कोहल, ये सभी क्या है? समांगी मिश्रण है। क्योंकि जब एल्कोहल शराब होता है ना बेटा, तो शराब में पानी भी थोड़ी बहुत मात्रा होती है, बट जब ग्लास में अगर वाइन को लेते हैं तो वी कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि कौन सा एल्कोहल का पार्ट है और कौन सा पानी का पार्ट है। दोनों मिश्रण आपस में इतने अच्छे से मिले हैं कि हम उनमें कोई भी अंतर नहीं कर पाते, तो वो है समांगी मिश्रण। और फिर विषमांगी क्या है? जैसे बालू और नमक का मिश्रण, चीनी तथा नमक का मिश्रण, दोनों मिला है बट वी कैन सी दैट कि हाँ, दोनों का पार्टिकल अलग है। लकड़ी तथा रक्त, ब्लड में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो विषमांगी मिश्रण है। प्लाज्मा होता है, फिब्रिनोजिन होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, बट हम उनको अलग कर पाते हैं। यूरिया होता है, हमारी किडनी भी उसको छान के अलग कर लेती है। इसका मतलब ऐसे मिला है कि वो छान के हमने अलग कर लिया, तो वो विषमांगी मिश्रण है। और तेल में जल का मिलना, तेल में कितना भी जल को मिला लो, डुला लो, हिला लो, कितना भी कुछ कर लो, वो जल के साथ नहीं मिलेगा, उसका अपना एक अलग लेयर बन जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए।